नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह आज बात करूंगा संसद में जो चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई उसके बारे में। दरअसल संसद का एक बहुत ही छोटा सत्र है, 14 दिन का सत्र है और इस सत्र में 2 दिन जो है चर्चा के लिए रखा गया। सरकार चाहती थी कि पहले चर्चा वंदे मातरम पे हो, तो 8 तारीख को वंदे मातरम पे चर्चा शुरू हुई और फिर 9 तारीख को चुनाव सुधारों पे चर्चा हुई। सरकार की शर्त थी कि चुनाव सुधारों की चर्चा में एसआईआर की बात नहीं होगी, क्योंकि एसआईआर जो है बेसिकली उसका मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने है। वंदे मातरम पे भी चर्चा में कुछ निकला नहीं, कुल्ले देकर के दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे और सबने नेतागिरी की। इतिहास को खंगाला गया फिर से और उसको तोड़ मरोड़ के अपने अपने पक्ष में पेश किया गया। कमोबेश सारी चर्चा का लबोलुआब इसी तरह से था। तो फिर कल जब चुनाव सुधार की चर्चा हुई 9 तारीख को, चुनाव सुधारों की चर्चा एक तरह से अपोजिशन के लिए बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि है कि राहुल गांधी जिस चुनाव वोट चोरी और चुनाव सुधार की बात लेकर के पटना की सड़कों पे पदयात्रा कर चुके हैं या अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या देश भर में एक्टिव हैं, उनको इसमें सफलता मिल गई। और ये सफलता यह है कि भाई चुनाव सुधारों पर या चुनाव आयोग को लेकर के जो देश भर में वो बोलते रहते हैं, उसको एक बार उन्होंने फिर से संसद के पटल पर दर्ज करा दिया। ये बहुत मायने रखता है और शायद ये स्ट्रेटेजिकली अपोजिशन की बड़ी जीत है, क्योंकि तभी उन्होंने शायद वंदे मातरम पे चर्चा को मान लिया। स्ट्रेटेजिक ढंग से जीत उनकी है, लेकिन सवाल है कि उस चर्चा में उससे परे क्या। तो चर्चा की स्थिति ये थी कि भाई जब चुनाव सुधारों पे चर्चा हुई तो वहां पर भी 2 चीजें थी कि बॉडी लैंग्वेज का जो सवाल है वो राहुल गांधी की भी थोड़ी सी परेशान कर रही थी, अमित शाह की भी बॉडी लैंग्वेज बड़ी परेशान कर रही थी। अमित शाह जो है छोटी छोटी बात पे नाराज होते या उखड़ जाते दिखे, या उन्होंने एक तरह से धमकी भरी भाषा में बात करने लगे, मैं तय करूंगा किस क्रम में जवाब होगा, ये कौन होते हैं सवाल पूछने वाले, कुछ इस तरह की भाषा। वही हालत लीडर अपोजिशन के साथ है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अभी भी पहले जैसी है, उसमें वो सरलता नहीं है। जो प्रियंका गांधी की शैली में सरलता है वो राहुल गांधी अभी तक नहीं ला पा रहे। तो कुल्ले देकर के ये बात साफ तौर पर दिखी और यही कारण है कि दोनों तरफ से वो तलखी दिखी। चुनाव सुधारों पे एक बड़ी चर्चा हो सकती थी। निश्चित रूप से एसआईआर पे सरकार को जवाब नहीं देना था, लेकिन एसआईआर के आसपास चुनाव सुधारों की भी चर्चा थी। जैसे कुछ गंभीर सवाल तो यही है कि भाई जिस तरह से एसआईआर कराया गया उसको चुनाव आयोग को एसआईआर कराने की प्रक्रिया में समय लेना चाहिए था। जैसे राहुल गांधी बताते हैं कि बिहार में एसआईआर होने के बाद भी लाखों लोग जो हैं उनके डुप्लीकेट फोटो दिख रहे हैं, या वो जो है अभी भी वो वोटर लिस्ट जो है बहुत परफेक्ट नहीं बनी। निश्चित रूप से 1 महीना के अंदर एसआईआर नहीं किया गया होता, ज्यादा समय लिया होता चुनाव आयोग ने तो शायद बेहतर होता, या चुनाव के पहले एसआईआर कराने की क्या जरूरत थी, चुनाव के बाद भी कराया जा सकता था। जब इतने दिनों तक तमाम सारे लोकसभा के चुनाव बगैर एसआईआर के हो गया तो इस विधानसभा चुनाव के बाद एसआईआर हो जाता। तो इस तरह के तमाम सारे सवाल थे, ये चुनाव सुधारों के सवाल है। अब एसआईआर को लेकर के स्पेशल प्रोविजन है चुनाव आयोग द्वारा जो वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए या बेहतर करने के लिए, उसके लिए मिनिमम टाइम फ्रेम 1 महीने का है। तो चुनाव आयोग ने मिनिमम टाइम फ्रेम 1 महीने का ले लिया, लेकिन चुनाव आयोग को जानना चाहिए कि 2003 में एसआईआर हुआ था, उसके बाद भी वोटर लिस्ट में बहुत सारी खामियां हैं। गलत एड्रेसेज हैं, एक एक एड्रेस पे गलत गलत लोगों के नाम हैं, या तमाम सारे जो बात राहुल गांधी करते हैं अभी भी कि एक लड़की का नाम 20 जगह पे है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कोई विदेशी लड़की का नाम अगर 20 जगह पे है तो कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्लान किया होगा, या चुनाव की वोटर लिस्ट की बनाने की प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर पॉलिटिकल पार्टी और कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका होती है और वो अपने चुनाव को लेकर बड़े सीरियस होते हैं। कोई डिक्टेट नहीं आता होगा। तो मैं वोटर लिस्ट की पूरी स्थिति जो है उसमें बड़ी खामियां हैं, उसके लिए सहज ढंग से सवाल उठाया जा सकता था कि चुनाव आयोग को इसके लिए समय लेना चाहिए था और इतनी जल्दबाजी नहीं है। अब बिहार का चुनाव हो गया, चले बिहार में एसआईआर हो गया, उसमें खामियां हैं। अभी जो 12 राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों सहित 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है, वहां भी 1 महीने के अंदर आप तेजी से सब कुछ कर रहे हैं। यहां पर भी आपको समय लेना चाहिए। बहुत सारे नाम हैं जो छूट गए हैं, बहुत लोगों के नाम दर्ज नहीं हुए हैं, बहुत तरह के सवाल हैं लोगों के सामने, इस पर समय लेना चाहिए ताकि फिर एसआईआर कराने की जरूरत आपको 10-20 साल बाद पड़े, ताकि फिर कोई वोटर लिस्ट उठाए तो उसमें कोई सवाल न खड़ा कर पाए। चुनाव आयोग किस तरह की प्रोविजन पे काम करना चाहिए वो पता नहीं क्या है कि भाई चुनाव आयोग बहुत जल्दबाजी में है, और दिक्कत है कि सरकार भी चुनाव आयोग को डिफेंड करने में लग जाता है और यहीं पे अपोजिशन को मौका मिलता है। मेरा अपना मानना है कि
चुनाव आयोग पे इस मुद्दे पर राहुल गांधी जब घेरते हैं तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग पे राहुल गांधी हमलावर हैं तो सरकार जो है चुनाव आयोग को पूरी तौर पर डिफेंड करने में लग जाती है, या राहुल गांधी से पूरी तौर पर तल्ख है तो उनकी हर बात को खारिज करने में लग जाती है। यहीं पे आके जो गंभीर विषय है, जो गंभीर बात है, वो भी कहीं ना कहीं छूट जाती है। एक तरह से जो हमारी पूरी की पूरी स्थिति है अपोजिशन और सरकार की, उन दोनों के बीच में मुद्दों पर काम करने की कोई कोशिश नहीं दिख रही है। यही कारण है कि चुनाव सुधार की बहस हुई तो राहुल गांधी वो सारे पुराने सवाल ही उठा पाए। निश्चित रूप से उन्होंने गंभीर सवाल उठाया कि भाई चुनाव आयोग के जो चयन की प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को क्यों निकाला गया। चुनाव आयोग की पहले व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई चुनाव आयोग जो है उसके लिए चुनाव आयोग का जो चयन हो उसकी प्रक्रिया में जो है लीडर अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और मुख्य न्यायाधीश शामिल हो, 3 लोगों की कमेटी हो। तो उसमें बाद में सरकार ने या बिल पास कराया 2023 में, व्यवस्था कर दी गई भाई मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, लीडर अपोजिशन होंगे और एक उनके कैबिनेट का मंत्री होगा प्रधानमंत्री। सवाल है कि इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि भाई आप जो है चुनाव आयोग के चुनाव की प्रक्रिया 1989 तक तो अकेले प्राइम मिनिस्टर करता था, जो 2023 में उसमें लीडर अपोजिशन को भी शामिल किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो नई कमेटी है उसमें हमारा स्टेक सिर्फ 33% है। अमित शाह ने कहा पहले तो हमारा कोई स्टेक नहीं था, चुनाव आयोग का चयन जो है प्रधानमंत्री कर लिया करते थे। राहुल गांधी का जवाब जो अमित शाह ने ठीक दिया, निश्चित रूप से चुनाव आयोग का चयन प्रधानमंत्री करते थे। उसी में पूरी प्रक्रिया में इस बात की कोशिश की जाती थी कि चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है वो निष्पक्ष रूप से काम करे। और वो लगभग 2023 आते आते चुनाव आयोग के संस्थान पे, प्रतिष्ठा पे जब दाग लगने लगे, सवाल उठने लगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने पहल किया। संविधान के अंदर तमाम सारे प्रावधान हैं वो जो हैं उनको हम इसलिए बदलना पड़ता है, उस पर हम काम करना पड़ता है क्योंकि चीजें बदलने लगती है। चुनाव आयोग को लेकर 2023 में सवाल इसी नाते उठाया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में जो है वो निष्पक्षता नहीं बन पा रही है, उसको और निष्पक्ष बनाने के लिए हमको चुनाव आयोग की प्रक्रिया में जो है मुख्य न्यायाधीश, चयन की प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश को ला दें। अब बीजेपी का एक नए मंत्री जी हैं, पूर्व कानून मंत्री थे, उनका तर्क था कि भाई हर बात में जुडिशरी को क्यों घसीट रहे हो। तो भाई ठीक है, जुडिशरी को नहीं घसीटते, दूसरे प्रोविजन बनाए जा सकते। उसको निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया कैसे हो, तो लीडर अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर के अलावा कोई एक थर्ड पर्सन सिविक बॉडी से उठाया जा सकता था, कोई ऐसा प्रोविजन किया जा सकता था और हमें करना चाहिए ताकि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा बने। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल देखिए कि भाई राहुल गांधी ने फिर उठाया ये सारे सवाल 2023 में जब बिल पास हो रहा था चुनाव आयोग के चयन की प्रक्रिया को लेकर, उस वक्त ये सवाल उठे थे। लेकिन अपोजिशन को बड़ा मौका मिला एक बार फिर उठाने के लिए कि भाई चुनाव आयोग को जो है आपने इम्यून कर दिया तमाम तरह क्रिमिनल केसेस से या दूसरे तरह के सूट से कि वो जो भी काम करते हैं या जो बोलते हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए, उसके लिए उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता है। और वर्तमान नहीं बल्कि पहले की भी जो चुनाव आयुक्त है उनके ऊपर भी। इस पे सरकार के पास अच्छा तर्क है कि चुनाव आयुक्त को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त करने की कोशिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रोविजन से चुनाव आयुक्त मुक्त होते, लेकिन सवाल है कि जब चुनाव आयुक्तों की चयन की प्रक्रिया में खामियां हैं, उनके निष्पक्ष होने के संकट हैं, तो फिर ये जो ताकत है वो उन्होंने निष्पक्ष नहीं बनाता है, वो निरंकुश बना सकता है, निगेटिव बना सकता है, गलत बना सकता है। निश्चित रूप से सरकार अगर इम्यून करना चाहती है चुनाव आयुक्तों को सरकार के किसी दबाव से या पॉलिटिकल पार्टीज के किसी दबाव से, तो बेसिक तरीका है कि भाई उनकी चयन की प्रक्रिया को ज्यादा निष्पक्ष बना दिया जाता। तो ये सवाल बिल्कुल नहीं उठते, लेकिन वही है कि भाई अपोजिशन वैसे ही सवाल उठा रहा और सरकार उसी तरह से जवाब दे रही है। ये दोनों सवाल उठे और इन दोनों सवालों का एक रटा रटाया जवाब सरकार की तरफ से था। लेकिन यह है कि दोनों सवाल एक बार फिर से कानून बनने के बाद 2023 के बाद से भी अपोजिशन दर्ज कराने में सफल हो गया। अगर इन कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, इन कुछ सवालों को छोड़ दिया जाए, तो चुनाव सुधारों में और भी बहुत सारे सवाल हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, उसको लेकर के सवाल हो सकते हैं। जैसे कि अब आपने सवाल उठाया कि भाई जो चुनाव आयोग जो है जो वीडियो फुटेज जो है 45 दिन तक रखता है वोटिंग का। राहुल गांधी ने इसके पहले सवाल उठाया था, इसके पहले जो है ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में भी मुद्दा उठा था कि भाई चुनाव आयोग जो है वो फुटेज बताए, और उसके 11-12 दिन बाद सरकार ने बदलाव कर दिया कि भाई 45 दिन के बाद फुटेज खत्म कर दिया जाएगा। क्या हो सकता है कि शायद 45 दिन बाद फुटेज खत्म कर दिए गए हों, इस नाते इस तरह का प्रोविजन करना पड़ा, वरना 45 दिन के बाद फुटेज खत्म कर देने का कोई आधार तो था नहीं। अगर पहले फुटेज 1 आध साल रख लिए जाते थे
और कोई ऐसा बड़ा फुटेज को स्टोर करना कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई न्यूक्लियर जो है ईंधन है जिनको स्टोर करने के लिए बड़ी तकनीक की जरूरत पड़ेगी, वो रखा जा सकता था साल भर। इसके पहले इस तरह की बात नहीं उठी। जब बात उठी दिखाने की तब आपने प्रोविजन कर दिया। अब आपने कहा कि भाई जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके अंदर ही व्यवस्था है कि भाई चुनाव के बाद जो है कोई भी जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ा है वो 45 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज कर सकता है। जब 45 दिन के अंदर ही आपत्ति दर्ज कर सकता है तो जाहिर है कि 45 दिन तक ही उस फुटेज की जरूरत है। यह एक स्थिति है अगर कोई चुनाव को कैंसिल कराना चाहता है, उसको चैलेंज करना चाहता है तब। लेकिन अगर कोई भी जानकारी बीच में किसी और माध्यम से भी निकलती है किसी प्रक्रिया में घालमेल की, तो उसके लिए भी कुछ देर तक फुटेज रखा जा सकता है। ये कोई इशू नहीं था, लेकिन सरकार ने इसको प्रोविजन बना के अब उसको जनप्रतिनिधित्व कानून के दायरे में ला करके उसके भरोसे ढकने की कोशिश कर रहे। तो एक तरह से अपोजिशन अपने सारे सवालों को उठा पाए। बेसिक 2-3-4 सवाल हैं जो अपोजिशन ठीक से उठा पाया, और मेरा मानना है कि सवाल आगे भी अब अपोजिशन के काम आएंगे, इसको मुद्दा बना सकता है। यह संसद की बहस से उनके पक्ष में एक हथियार बन के आ गया है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे सवाल चुनाव आयोग की चुनाव की प्रक्रिया में सुधारों की थी वो कोई चर्चा नहीं हुई। सारा का सारा फोकस चुनाव आयोग पे रहा। एक खास बात इस बार यह आई कि भाई चलिए अब जो है ईवीएम को लेकर के बहुत चर्चा नहीं हुई। अपोजिशन ने, हालांकि एक सफलता उनको मिली कि अपोजिशन ने ईवीएम में जो है ईवीएम का जो आर्किटेक्चर है, जो उसका जो कोड है, उसको लेकर के अपोजिशन की पहुंच वहां तक बने, इसकी मांग उठा दी। ये मनीष तिवारी ने बात शुरू की और कांग्रेस ने इस बात को ठीक से उठाया। एक तरह से चुनाव आयोग या चुनाव की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग की भूमिका है, जो ईवीएम तक अपोजिशन की रीच का मामला है, या जो चुनाव के फुटेज को स्टोर करने का मामला, ये सवाल उठाने में अपोजिशन सफल हो गया। लेकिन चुनाव सुधारों में व्यापक और क्या क्या हो सकता है, अपराधी चुनाव न लड़ पाए, पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया में किन बातों का ख्याल रखें, जो डिक्लेरेशन हो रहे हैं वो कई बार फेल हो जाते हैं, फर्जी डिक्लेरेशन दे देते हैं लोग, इसके बाद भी कोई बात नहीं बन रही है, उस तरह की पॉलिटिकल डिक्लेरेशन का क्या मतलब है, चुनाव में पैसे का जो रोल है उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, या क्या नया वैकल्पिक मॉडल हो सकता है। बहुत सारे सवाल थे। तो चुनाव सुधारों पर कोई बड़ी चर्चा नहीं हो पाई। इस पर एक व्यापक बहस हो सकती है, बहुत सारे मुद्दे जिस पे चर्चा हो सकती है। तो एक तरह से और अपोजिशन ने अपनी बात उठा दी, यही उसकी उपलब्धि है, और सरकार पर कोई दबाव नहीं बना। लेकिन इतना तय है कि चुनाव सुधारों पर जो चर्चा हुई ये अपोजिशन के काम आएगा। अब देखना है कि राहुल गांधी या अपोजिशन इस बात को कितना दूर तक ले जाते हैं। इसमें एक और फायदा अपोजिशन का हुआ कि इन मुद्दों पे अपोजिशन में एकता दिखी या अपोजिशन एकजुट दिखा। तो ये मुद्दे हैं जो अपोजिशन को भविष्य में भी सरकार के खिलाफ एकजुट रखने के काम आएंगे, और ये मुद्दे अपोजिशन के बड़े हथियार बन सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का जो दबाव है सरकार पे बना रहेगा, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसकी आउटकम होगी। तो मेरा अपना मानना है कि जो 2 बहस हुई वंदे मातरम पे और चुनाव सुधारों पे, उसके बहुत बड़े आउटकम तो नहीं रहे। उन बहस में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं की गई, लगभग रिपीटेटिव एक जैसी चीजें थी, पहले ही सारी बातें की जाती रही हैं। लेकिन अपोजिशन को जो सबसे बड़ा जो मौका मिला सदन में इस बात को रखने का, वो उनकी बड़ी सफलता है, और उससे उनका फायदा हो सकता है। उसको पॉलिटिकल एजेंडा बना सकते हैं वो, और वो अपोजिशन का एकजुट पॉलिटिकल एजेंडा भविष्य में बन सकता है, उसका दबाव भी बनेगा। तो कुल मिला करके ये मुझे इस बात पे चर्चा करनी थी आपसे। फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।